इंडिया बॉलिंग कर रहा होगा स्पेशली, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा, क्योंकि हाफिज़ आप देखें जब इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ तो निस्बतन बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्वाड था उनका, और हम लोग उस वक्त बात भी कर रहे थे कि मतलब इंडिया ने इतना अपना एक स्ट्रिक्ट स्क्वाड जो है वो रखा है, किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ किया नहीं है। प्लेइंग 11 भी अगर आप देख लें तो उसमें भी किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इट सिंपली मीन्स कि उन्होंने बांग्लादेश को, सिर्फ बांग्लादेश नहीं बल्कि उन्होंने तमाम प्लेयर्स को उनके स्टैट्स को माइंड में रखते हुए, उनके जो फॉर्म है उसको माइंड में रखते हुए लोग अनाउंस किए हैं। अब सब पाकिस्तान में जब बांग्लादेश ने खेलना था, हमारे डेटा एनालिस्ट कहाँ बैठे थे जिन्होंने उस हिसाब से प्लेइंग 11 में या स्क्वाड की अनाउंसमेंट में इन तमाम चीज़ों में कोई गाइडेंस, कोई हेल्प नहीं दी है। डेटा एनालिस्ट का काम ही नहीं जी, डेटा एनालिस्ट का क्या काम है? हाफिज साहब देखिए, मतलब रखने का मकसद तो ये है ना कि सिलेक्शन जो है उसमें तो कम से कम आप बता सकते हैं कि अब ये प्लेयर है, ये उसको काउंटर कर सकता है, यहाँ पर होना चाहिए। क्या फ़ायदा फिर आपको रखने का? देखिए बात यह है कि डेटा एनालिस्ट का अपना एक काम है, सिलेक्शन में उसने मालूमात फराहम कर दी हैं, वो उसका काम ख़त्म हो गया है। आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसके बाद फैसला आपने करना है। आप उसकी इन्फ्लुएंस में आके फैसला करेंगे तो डेटा एनालिस्ट का तो उसमें कसूर नहीं है। हाँ। उसमें कसूर तो उसका है जिसने फैसला किया है। हाँ। वो एक मालूमात की हद तक आपको फराहम कर सकते हैं, उसके बाद आप उन मालूमात को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपकी जगह पर है। यहाँ पर पाकिस्तान ने 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए पहले टेस्ट मैच में, और पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने उसके बाद ये कहा था कि पिच ठीक नहीं है। अजहर महमूद साहब ने सबसे पहले आकर कहा था कि पिच ठीक नहीं है। तो डेटा एनालिस्ट पिच तो नहीं पढ़ते हैं, पिच तो आपने खुद पढ़नी है कि आपको पिच पढ़नी आनी चाहिए। अगर आप पिच नहीं पढ़ेंगे, आप में वो सलाहियत मौजूद नहीं होगी, तो 5 दिन का खेल जिस जगह पर होना है, अगर आप उसकी बुनियादी मालूमात से ही महरूम है, उसकी बुनियादी चीज़ों से ही महरूम है, तो फिर आपको नुकसान तो होगा आगे जाकर। तो डेटा एनालिस्ट का एक किरदार है, जब वो गैर ज़रूरी तौर पर या गैर मामूली तौर पर फैसलों पर असरअंदाज होगा या लोग उसको इजाज़त देंगे कि वो फैसलों पर असरअंदाज हो, तो फिर आपके फैसले ठीक नहीं होंगे। डेटा उस वक्त बनता है जब बॉल डिलीवर होता है। हाँ। जब कोई रन स्कोर होता है, जब तो कोई चौका या छक्का लगता है, ठीक है, वो उससे पहले नहीं होता। या तो फिर डेटा एनालिस्ट ये बता देना कि अगले बॉल पे अब छक्का है, अगले पे चौका, और ये ऐसे ही होना है। प्रेडिक्शन या तो दे सकते हो तो ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। अगर किसी भी जगह पर गैर ज़रूरी तौर पर अगर आप उसको इजाज़त देंगे, आप वैक्यूम क्रिएट करेंगे, तो फिर यकीनी तौर पर उस हवाले से चीज़ें आगे निकलेंगी। सो देखने की बात यह है कि पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की क्रिकेट किसी और तरीके से है, और ये जो इंडिया में उन्होंने टीम अनाउंस की है, इसमें डेटा वेटा कोई नज़र नहीं आता। ये स्पेशलिस्ट का खेल है, और स्पेशलिस्ट उन्होंने अनाउंस किए हैं। देखें, ना तो जायसवाल डेटा की बेस पे आए हैं, ना शुभमन गिल डेटा की बेस पर टीम में सेलेक्ट राहुल इनफैक्ट अभी ना केएल राहुल जो है वो किसी डेटा की वजह से आए हैं, ना विराट कोहली और रोहित शर्मा किसी डेटा की वजह से टीम में मुंतखब हुए हैं, ना रविचंद्रन अश्विन और ना ही उनके साथ साथ जो जडेजा हैं, ऋषभ पंत हैं, वो सारे के सारे परफॉर्मेंस बेस्ड हैं। सिलेक्शन जो है वो स्किल्स के ऊपर है और परफॉर्मेंस के ऊपर है, और उस क्रिकेट को देखते हुए है जिस क्रिकेट को वो खेलने के लिए जा रहे हैं। सो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, पाकिस्तान की सिलेक्शन जो हुई है और इंडिया की जो सिलेक्शन हुई है। अगर आपको पिच गलत तरीके से पढ़ के आपने 4 फास्ट बॉलर्स खिला लिए तो उसमें डेटा का तो कसूर नहीं है। अगर आपने अपने उन बैटर्स को, अगर आपने ये कह दिया कि आपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करने की तरफ जाना है टेस्ट मैच में, भले आपका 5 दिन का टेस्ट मैच होता है या नहीं होता है, सो इसमें किसी का कसूर नहीं है, इसमें आपका अपना कसूर है। जो आपने हिकमत अमली तैयार की, जिस तरीके से आप अप्रोच कर रहे हैं, तो वो उसका नुकसान आपको होता है। आपको टेस्ट मैच में और इवन वनडे मैच में भी, किसी भी क्रिकेट में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो करना है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर आपको नुकसान होता है, उसका नुकसान होता है। बिल्कुल सही हाफिज़ साहब, कुछ लोगों की आदत होती है जब भी कोई टूर्नामेंट शुरू होता है ना, तो वो बिला वजह की आवाज़ें जो है वो रेस करना शुरू कर देते हैं। शुभमन गिल क्योंकि 0 डक हुआ उन्हें, और बाबर आजम भी काफ़ी देर से इंटरनेशनल मैचेस के अंदर ऐसी सिचुएशन से गुजरे हैं, तो अब शुभमन गिल को रिलेट किया जा रहा है बाबर आजम के साथ कि क्या शुभमन गिल भी इंडियन टीम के बाबर आजम बनते जा रहे हैं। तो हाफिज़ साहब, बाबर आजम तो टॉप स्कोरर भी रहे हैं ना पाकिस्तान के एक वक्त में। देखिए बात यह है कि हर किसी के काम करने का, हर किसी के बात करने का अपना अंदाज़ है, और जब आखिरी टेस्ट सीरीज़ खेली थी उन्होंने, उसमें उन्होंने 200 किए थे इंग्लैंड के ख़िलाफ़, ठीक है। और खिलाड़ी अच्छी फॉर्म से भी गुजरते हैं, खिलाड़ी बुरी फॉर्म से भी गुजरते हैं। बाबर आजम की बैटिंग के ऊपर पाकिस्तान में लोग मुख्तलिफ अंदाज में तनकीद करते हैं। हमने हमेशा ये कोशिश की है कि जो बहसीत बैट्समैन और बहसीत कप्तान बाबर को अलग अलग जगह पर रख कर उसकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए। मौजूदा दौर में भी आज भी पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन बल्लेबाज वही हैं, ठीक है। अगर आप
उनकी कारकर्दगी को देखें, उनकी बैटिंग के अंदाज़ को देखें, और जिस चीज़ की पाकिस्तान को ज़रूरत है क्रीज़ ऑक्यूपाई करते हुए लंबी बैटिंग करने की, ग्राउंड शॉट्स की, हाँ ये ज़रूर है कि आप उसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं, स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। जैसे बासित साहब ने 3 छक्कों की बात की थी, तो आप उनको डेवलप कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान के लिए इस वक्त नुमायाँ बल्लेबाज हैं, और जहाँ तक ताल्लुक़ शुभमन गिल का है, उनको 2 फॉर्मेट का उन्होंने कप्तान वाइस कैप्टन बनाया है। उनके बारे में बहुत सारी उनको भी कहीं न कहीं इन चीज़ों को एड्रेस करने की, अपनी बैटिंग में वो परफॉर्म करने की ज़रूरत है जो लोग उनसे तवक्को करते हैं, जिसकी वो सलाहियत रखते हैं। 30, 35, 35, 40 उनके लिए भी हैं कि वो भी 30, 35, 40 के बाद अपना विकेट जो है वो उनका निकल जाता है। वो क्रीज़ बिल्कुल ऑक्यूपाई उतना लंबा नहीं करते नहीं कर जितना पा उनको रहे। करने चाहिए। अब जिस जगह पर वो आते हैं नंबर 3 पर हैं, तो एक बड़ा उनके ऊपर ज़िम्मेदारी है। लेकिन ये कोई ना दोनों का कोई ताल्लुक़ है, ना दोनों का कोई मवाज़ना है आपस में। 2 मुख्तलिफ़ अंदाज़ से क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेटर हैं, दोनों का मुख्तलिफ बैटिंग ऑर्डर है, दोनों का मुख्तलिफ ग्रोथ है, दोनों का मुख्तलिफ एनवायरनमेंट है, दोनों की मुख्तलिफ चीज़ें, दोनों की क्रिकेट मुख्तलिफ है। बिल्कुल तो सही बात है। ये ठीक है, लोगों पर वक्त है, वो हर वक्त किसी न किसी के मवाजने में जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म का कोई मवाजना है। मवाजना नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हाफ़िज़ साहब, एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आज असल में इंडिया और बांग्लादेश का मैच भी है और उस हवाले से मुझे चीज़ें याद आती जा रही हैं। बात मैंने चैंपियंस कप पर भी करनी थी और अभी फैसल खोकर साहब पर भी करनी है। हाफ़िज़ साहब, रोहित शर्मा से जब कल बात की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे एक सहाफ़ी सवाल कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि अभी तो चलें बांग्लादेश या न्यूज़ीलैंड है, इसके बाद एक बड़ा मैच ऑस्ट्रेलिया का। तो उन्होंने उधर उसको टोक के बोला कि क्या मतलब, ये सब मैच बड़े हैं, कोई भी मैच छोटा नहीं होता है। हाफ़िज़ साहब, एक ऐसा प्लेयर जो वर्ल्ड कप दे गया है, और क्या वो मतलब इस प्राउड में नहीं आ सकता था कि नहीं भाई हमसे बड़ी तो कोई टीम नहीं है, उसके बावजूद हर टीम को जो है वो उसकी एक अहमियत देना और उसके लिए एक भरपूर मुकाबले का माइंडसेट रखते हुए मैदान में जाना, क्या ये चीज़ हमें सीखने की ज़रूरत नहीं देखिए है कि बात हमें ये हर है, टीम को मुश्किल हालात से गुजरता हुआ देखते हुए हमें फ़ैसले लेने हैं? टेस्ट मैच जब आप खेलते हैं तो ये किसी भी टीम के ख़िलाफ़ आपको हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। हुँ। और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने ये कहा था कि ये अभी ये खेल रहे हैं, इसके बाद न्यूज़ीलैंड, फिर जब ऑस्ट्रेलिया की बारी आएगी तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएंगे। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ उनके ज़हन में ना हो, लेकिन अभी से बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो वो नहीं सोचेंगे ना। हुँ। डेफ़िनेटली उनके पास होगा कि हमने वहाँ जाकर जीतना है, हुँ। ठीक है? लेकिन अभी उसके बारे में सोच के या उसके बारे में ये चीज़ें करके कि पता नहीं उस वक्त होगा तो क्या होगा। हुँ। अभी को आपने परफ़ॉर्म करना है इसके ख़िलाफ़, इसके बाद न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। एक बड़ा टारगेट ज़रूर है, हुँ। इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़ा टारगेट ज़रूर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो है वो कहें ठीक है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 उन्होंने आज आउट कर दिया ना, 6 आउट कर दिया उन्होंने, बाउंस बैक करना पड़ा इंडिया, हुँ। इंडिया को जान लड़ानी पड़ी है आज हाँ, टेस्ट मैच वापस में। आना सो पड़ा। ये कप्तानों के बोलने का, कप्तानों के क्रिकेट को बयान करने का हर किसी का मुख्तलिफ अंदाज़ होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई ठीक है, उनको फ़न करने दें, हमें आए मज़ा कर लेने दें। तो हर अंदाज़ अपना अपना है, लेकिन जो ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, रोहित अमूमी तौर पर बड़े वाज़ेह अंदाज़ में अपनी गुफ्तगू करते हैं, और कोई अच्छा खेलता है तो उसकी तारीफ़ भी करते हैं। तो इस लिहाज से ठीक है, उन्होंने तो देखिए ना, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कितना फ़र्क है अगर हम देखें। चलें कोई मवाजना बनता नहीं है, मगर ये है कि कप्तान ये होता है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह से देखिए करता बात यह है कि रिसोर्सेज की भी बात है कि अगर अगर सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि बंदा अकेले ही कहे जी कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। उसके पास है। रिसोर्सेज भी हैं, उनके पास विराट कोहली हैं, जायसवाल हैं, जडेजा, सही अश्विन है, बात है, आई रन्स भी तो टोटली देखें ना, एग्री। उसकी 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 बास्केट में क्या कुछ है, हाँ। कप्तान के पास क्या कुछ है। हुँ। तो अगर कप्तान के पास इतनी चीज़ें हों तो फिर उसके बोलने का वो अगर कॉन्फिडेंस का देखें ना म्यार उसके और इर्द गिर्द क्या है। हाँ। मतलब जब विराट, जसप्रीत बुमराह और सिराज शामी तो नहीं है, लेकिन सिराज इवन आप अश्विन को देख लें कि जब आपकी इर्द गिर्द में इतने लोग होंगे कि जो इतने शानदार हैं, तो उनकी एक्सीलेंस तो फिर शाइन करती है ना दाएं बाएं भी, तो उसका फ़र्क पड़ता है। तो ये उनके इर्द गिर्द चीज़ें, ऐसे ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो माहिर हैं टेस्ट क्रिकेट के, और न सिर्फ मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में बहुत अच्छा खेलते हैं। ये सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं हालात के ऊपर। आप किसी का ख्याल है कि नहीं होती हैं तो ठीक है, लेकिन जब आपके इर्द गिर्द में अच्छे लोग होते हैं तो उनका फ़र्क पड़ता है। आप इंसान की अपनी सोच के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है, उसके अपने खेल के ऊपर फ़र्क पड़ता है, उसकी ज़िंदगी के ऊपर बड़ा फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल सही बात है।